हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? देन आज हम लोग मेटालर्जी स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग दीजिए मेटालर्जी। देखिए, इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि मेटल का एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में कैसे किया जाता है। तो मेटालर्जी के लिए सबसे पहला टर्म जो हम लोग जानेंगे वो है मिनरल्स। तो मिनरल्स देखिए, मिनरल्स मिनरल्स हम वैसे सबस्टांस को कहते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और जिसमें ट्रेस ऑफ मेटल हो। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट विथ ट्रेस ऑफ मेटल। कि वैसे सबस्टांस जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता हो और जिसमें ट्रेस ऑफ मेटल, थोड़ा सा भी मेटल्स हो, तो हम उसे मिनरल्स कह देंगे। और मिनरल्स के बाद एक टर्म आता है और, जिससे हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। देखिए, मेटल के एक्सट्रैक्शन में हम लोग इकोनॉमी का ख्याल रखते हैं। तो हम लोग वैसे मिनरल्स को यूज करते हैं जिससे हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करें तो हमारा इकोनॉमिकल बैलेंस हो, यानी कि हमें प्रॉफिट हो, यानी कि मेटल ज्यादा निकले विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। तो हम लोग और उसे कहेंगे जिससे हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकली कर सकें जिस मिनरल्स से। तो हम लोग बोल सकते हैं दोज मिनरल्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल इकोनॉमिकली इज कॉल्ड ओर्स। तो एक बात यहां पर ध्यान देने वाली चीज है कि जितने भी ओर्स हैं वो सभी मिनरल्स हैं, लेकिन जितने भी मिनरल्स हैं वो सभी ओर्स नहीं हैं। क्योंकि ओर्स तो वो है जिससे हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकली कर लें, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं मिनरल्स जिससे कि हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकली नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम लोग ओर्स नहीं कहेंगे। तो हम लोग यहां पे नोट करके एक बात लिख लें कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स but all minerals are not ores। सभी मिनरल ओर नहीं है, और सिर्फ उसी मिनरल को बोलेंगे जिससे हम लोग मेटल को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बात आता है कि ओर्स के क्या क्या टाइप्स हैं। तो बेसिकली ओर्स के दो टाइप्स होते हैं। एक नेटिव ओर होता है। नेटिव ओर का मतलब वैसे ओर जिसमें मेटल एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाए, मेटल्स फाउंड इन एलिमेंटल फॉर्म। और एक होता है कंबाइंड ओर। एज नाम से ही लग रहा है कि कंबाइंड है, यानी कि किसी और एलिमेंट के साथ एक कंबाइंड होगा, कंबाइंड ओर। और कंबाइंड ओर का फॉर्मेशन वैसे मेटल करते हैं जो कि ज्यादा रिएक्टिव हो, जबकि नेटिव ओर का फॉर्मेशन वैसे मेटल करेंगे जो कि लेस रिएक्टिव हो। जैसे नेटिव ओर कौन कौन बना सकता है? एजी लेस रिएक्टिव है, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब के हमें नेटिव ओर मिलते हैं। इसमें इम्प्योरिटी मिलती है सिलिका की, क्ले होता है, तो ये सब नेटिव ओर है। और कंबाइंड ओर वैसे हैं, वैसे मेटल बनाते हैं जो रिएक्टिव हो। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जेडेनो ले लीजिए, MnO2, PbS, ये सभी ओर्स कंबाइंड हैं ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि आप जिंक, मैग्नीज, लेड, ये सभी ज्यादा रिएक्टिव है विथ रिस्पेक्ट टू इधर
सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये सब कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो कंबाइंड सोर कौन सा मेटल बनाएगा? दोज मेटल फॉर्म्स यानी जो ज्यादा रिएक्टिव है वो मेटल कंबाइंड्स और फॉर्म करते हैं। अब देखिए ओर्स में सबसे इजी इम्प्योरिटी क्ले का होता है, सिलिका का होता है। तो ये क्ले, सिलिका, इन सभी को हम लोग गैंग कहते हैं। तो एक टर्म आता है गैंग। तो क्ले हो गया, क्ले, सिलिका, ये सभी इम्प्योरिटी होते हैं ओर्स में। और भी इम्प्योरिटी होते हैं, दूसरे मेटल्स की भी इम्प्योरिटी होती है, लेकिन क्ले, सिलिका, ऐसे इम्प्योरिटी को हम लोग गैंग बोलते हैं, या तो फिर मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंबाइंड्स और कौन कौन होंगे भाई। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कंबाइंड्स और के बारे में। कंबाइंड ओर्स, कंबाइंड ओर में कार्बोनेट्स हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, ऑक्सीसॉल्ट्स हो सकते हैं, सल्फाइड्स हो सकते हैं, ये सभी कंबाइंड ओर के फॉर्म में मिलते हैं। तो कंबाइंड ओर में सबसे पहले हम लोग कार्बोनेट ओर की बात करें। कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर में आपका CaCO3 जिसे हम लोग लाइम स्टोन बोलते हैं, लाइम स्टोन, MgCO3 जिसे हम लोग मैग्नीसाइड बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। CaCO3, MgCO3 कंबाइंड फॉर्म में इसे हम लोग डोलोमाइट बोलते हैं। FeCO3 जिसे हम लोग सिडेराइट बोलते हैं। CuOH होल ट्वाइस, CuCO3 ये हम लोग मैलाचाइट बोलते हैं, कॉपर का ओर है, कार्बोनेट भी है इसमें। तो ये सब कार्बोनेट के ओर हैं। कार्बोनेट ओर के बाद हम लोग सल्फाइड ओर के बारे में जाने। कौन कौन है? सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर में PbS जिसे हम लोग गैलेना बोलते हैं, ZnS लोग जिंक ब्लेंड बोलते हैं, HgS जिसे हम लोग सिनेबार बोलते हैं, Ag2S आर्जेंटाइट, कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट इज a combination of Cu2S प्लस FeS प्लस FeS2। देखिए कॉपर पायराइट का अगर कंप्लीट फॉर्मूला लिखा जाए तो एक फॉर्मूला होता है इसका, देखिए Cu2 2 Fe हो गया, Fe2 और S4। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका कॉम्बिनेशन है, कभी कभी ये पूछ देता है। इसे हम लोग बोलते हैं कॉपर पायराइट। इसे क्या बोलेंगे? कॉपर पायराइट, या तो फिर इसे हम लोग चाल्को पायराइट भी बोलते हैं, चाल्को पायराइट।
Cu2s, कॉपर ग्लांस, या तो फिर इसे हम लोग चाल्कोसाइट भी बोलते हैं कहीं। तो ये सब सल्फाइड ओर हो गया। ऑक्साइड ओर की बात करते हैं। ऑक्साइड ओर कौन कौन है भाई? Fe2O3, Fe3O4, इसे हम लोग हेमेटाइट बोलते हैं। हेमेटाइट, इसे हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं। HNO2, इसे हम लोग कैसिटेराइट बोलते हैं। MnO2, पायरोलुसाइट। बॉक्साइट Al2O3, 2H2O, बॉक्साइट। तो ये सभी ओर्स हैं जिसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्साइड ओर के बाद हम लोग आते हैं हैलाइड ओर में। थर्ड था ये हैलाइड ओर में। हैलाइड ओर्स, हैलाइड ओर में NaCl है, जिसे हम लोग रॉक सॉल्ट बोलेंगे, या तो फिर इसे हम लोग सी सॉल्ट भी बोलते हैं, सी सॉल्ट। AgCl, इसे हम लोग हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। और लिख लीजिए KCl, MgCl2, 6H2O, जिसे हम लोग कार्नालाइट बोलते हैं। कार्नालाइट। नाइट्रेट सॉल्ट, नाइट्रेट ओर की बात करें हम लोग, नाइट्रेट ओर NaNO3, जिसे हम लोग चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। KNO3, जिसे हम लोग इंडियन सॉल्ट पीटर कहते हैं। तो ये सभी ओर्स आप किसी बुक से भी देख के याद कर सकते हैं। आपको सिंपली इसे याद रखना है, इसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और भी कुछ मिसलेनियस वर्क के बारे में, जैसे क्रोमाइट की बात करें हम लोग, तो क्रोमाइट कॉम्बिनेशन होता है FeO Cr2O3, एक साथ लिखते हैं हम लोग इसको, तो लिखते हैं Cr2O4 Fe, इसे हम लोग क्रोमाइट ओर बोलते हैं, क्रोमाइट ओर। तो ये सभी ओर्स हैं जिससे हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब देखिए, मेटलर्जी में सबसे लास्ट प्रोसेस में हमें रिडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन मेटलर्जी को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। देखिए, जब भी हम मेटलर्जी करते हैं
तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें लास्ट में मेटल का रिडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि कंबाइंड ओर्स में ज्यादातर पाए जा रहे हैं। कंबाइंड ओर में मेटल के पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोगों को रिड्यूस करके जीरो में बदलना पड़ेगा, तभी हमें मेटल मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट करके, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन प्रोसेस metallurgy are three types. मेटलर्जी के तीन टाइप होते हैं, कौन कौन? हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी एंड लास्ट इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो हम लोग एक एक करके तीनों को देखते हैं। हाइड्रोमेटलर्जी क्या होता है, पायरोमेटलर्जी क्या होता है और इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होता है। तो पहला हेडिंग देते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी, देखिए हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब हुआ मेटल का रिडक्शन अगर एक्वस मीडियम में हो तो हम उसे हाइड्रोमेटलर्जी बोलेंगे। तो हम लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल occurred in aqueous medium. Aqueous medium is called hydrometallurgy. यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें, मान लीजिए कि CuSO4 है एक्वस में, उसको हम Fe स्क्रैप उसमें डाल दें, आयरन का स्क्रैप डाल दें, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और कॉपर हमें बाहर मिल जाएगा और FeSO4 एक्वस मीडियम में चला जाएगा। इस तरीके से हमें कॉपर बाहर मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग एक्वस मीडियम का यूज किए हैं मेटल के रिडक्शन के लिए। यहाँ पर देखिए कॉपर किस स्टेट में है? +2 स्टेट में। अब किस स्टेट में आ गया? 0 स्टेट में आ गया। तो वैसे मेटलर्जी जिसमें हम लोग एक्वस मीडियम का यूज करें उसे हाइड्रोमेटलर्जी बोलेंगे। अब इसमें पॉइंट है कि हाइड्रोमेटलर्जी कैसे मेटल्स के लिए सुटेबल है। तो हाइड्रोमेटलर्जी लेस रिएक्टिव मेटल्स में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट देके लिख लीजिएगा, नोट, हाइड्रोमेटलर्जी इज suitable for less reactive metal और लो ग्रेड ओर, या तो फिर हम लोग लो ग्रेड ओर हो तब भी हम लोग हाइड्रोमेटलर्जी का यूज करते हैं, क्योंकि हाइड्रोमेटलर्जी सबसे सस्ता प्रोसेस है। और लो ग्रेड ओर में अगर हम लोग पायरो का यूज करेंगे तो पायरो में हम लोग हीट का यूज करते हैं। पायरोमेटलर्जी में हीट के यूज में कॉस्ट ज्यादा आता है, और अगर लो ग्रेड का ओर है तो उसमें कम मेटल कंटेंट पहले से ही है, तो वो इकोनॉमिकल प्रोसेस नहीं रह जाता है। इसलिए लो ग्रेड ओर में हम लोग हाइड्रोमेटलर्जी का यूज करते हैं। ऑल्दो हाइड्रोमेटलर्जी एक लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोमेटलर्जी में तुरंत में मेटल मिल जाता है। जैसे कॉपर स्क्रैप, जैसे CuSO4 में अगर हम लोग आयरन स्क्रैप को बहुत लंबे समय तक छोड़ देंगे तो धीरे धीरे रिडक्शन होके FeSO4 में बदलेगा और कॉपर हमें मिलेगा। ठीक है, तो जैसे लेस रिएक्टिव मेटल्स का मतलब क्या हुआ? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सभी के केसेस में हम लोग हाइड्रोमेटलर्जी का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पायरोमेटलर्जी।
सेकेंड है पायरोमेटालर्जी। पायरोमेटालर्जी, पायरोमेटालर्जी में हम लोग मेटल का रिडक्शन थ्रू हीट करते हैं, यानी कि वैसा प्रोसेस, वैसा मेटलर्जिकल प्रोसेस जिसमें हम लोग हीट का, हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल के लिए, उसे हम लोग पायरोमेटालर्जी कहते हैं। और जनरली पायरोमेटालर्जी में हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का भी यूज करते हैं। तो हम लोग पायरोमेटालर्जी के बारे में लिख सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट involved in reduction of metals in presence of reducing agent, in presence of reducing agent। मोस्ट ऑफ द केसेस में रिड्यूसिंग एजेंट का प्रेजेंस होता ही है, क्योंकि डायरेक्ट हीट करने से बहुत कम मेटल रिड्यूस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ZnO है हमारे पास, ZnO को कार्बन के साथ हम लोग रिएक्ट कराए, यानी कि हीट किए, तो हमें Zn मिला और CO गैस बन के बाहर आ गया। अच्छा, कुछ केसेस में हम लोग नहीं भी यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का, डायरेक्ट भी यूज हीट कर दिए कम टेम्परेचर पे ही। आपको पता है कि Ag का ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी बहुत कम है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, तो डायरेक्ट भी हीट करते हैं तो हमें सिल्वर मिल जाएगा और O2 बाहर आ जाएगा। तो ये भी पायरोमेटालर्जी के केस में ही आता है। तो हम लोग पायरोमेटालर्जी से जैसे आयरन करते हैं, पीवी जितने भी मेटल हैं, कॉपर, Mn, ETC, ये सभी हम लोग, इन सभी के एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग पायरोमेटालर्जी का यूज करते हैं, हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं और साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमेटालर्जी। इलेक्ट्रोमेटालर्जी थर्ड, इलेक्ट्रोमेटालर्जी नाम से ही लग रहा है कि वैसा मेटालर्जी जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करें, उसे हम लोग इलेक्ट्रोमेटालर्जी बोलेंगे। तो लिखिए, इलेक्ट्रोलिसिस इज इन्वॉल्व्ड in reduction of metal is called electrometallurgy। यानी रिडक्शन ऑफ मेटल के लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करें, और ये सुटेबल किसके लिए है? हाई रिएक्टिव मेटल के लिए। इट इज सुटेबल फॉर एस ब्लॉक मेटल्स, एस ब्लॉक के मेटल्स के लिए एंड एल्यूमिनियम के लिए। तो एस ब्लॉक मेटल्स के जितने भी एलिमेंट हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो ऐसे केस में हम लोग इलेक्ट्रोमेटालर्जी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमेटालर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो एक्सपेंसिव प्रोसेस का यूज हम लोग लास्ट ऑप्शन के रूप में रखते हैं, और एस ब्लॉक मेटल्स वगैरह को हम लोग डायरेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिड्यूस्ड करवा के नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इलेक्ट्रोमेटालर्जी का यूज करना पड़ता है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल की बात करें, NaCl की बात करते हैं। NaCl से अगर हमें सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो NaCl का हम लोग फ्यूज्ड स्टेट लेते हैं। फ्यूज्ड स्टेट का मतलब हुआ इसे गर्म किए, मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद ये क्या हुआ, सोडियम प्लस
और क्लोरीन माइनस में ब्रेक हो गया। अब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सोडियम प्लस कैथोड पे जाएगा और हमें सोडियम मिल जाएगा, क्लोरीन माइनस एनोड पे जाएगा और हमें Cl2 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें सोडियम मिल जाता है। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या हम लोग NaCl एक्वस का इलेक्ट्रोलिसिस करवा के सोडियम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो ऐसा नहीं कर सकते। इसका वजह क्या है? अगर हम लोग NaCl एक्वस लिए, NaCl एक्वस, तो NaCl एक्वस का मतलब है कि उसमें Na प्लस Cl माइनस वाटर सब है। अब देखिए Na प्लस और H2O में Na प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल H2O से कम है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले जाके रिड्यूस हो जाएगा कैथोड पे। तो इसमें होता क्या है, जब इस तरीके से हम लोग एक्वस ले लेते हैं तो कैथोड पे सोडियम नहीं जाता है बल्कि H2O आ जाता है और रिलीज हो जाता है H2 और OH माइनस मिल जाता है। और एनोड पे तो अपना क्लोरीन जाएगा ही। एनोड पे क्या चला जाता है? क्लोरीन Cl2। तो इस केस में सॉल्यूशन में Na प्लस और OH माइनस बच जाता है और हमें NaOH मिल जाता है, जबकि सोडियम हमें नहीं मिल पाता है। इसीलिए जब भी हम लोग एस ब्लॉक मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रोमेटालर्जी का यूज करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमेटालर्जी हम वहां यूज करेंगे जहां पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल कम होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O से। इस केस में हमें इलेक्ट्रोमेटालर्जी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में अगर हम लोग इलेक्ट्रोमेटालर्जी का यूज नहीं करेंगे तो देखिए वाटर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यही जाके चला जाएगा कैथोड पे रिड्यूस होने के लिए, इसको रिड्यूस होने का टाइम ही नहीं देगा। ठीक है, इसका और डिस्कशन हम लोग फर्दर डिस्कशन भी करेंगे NaCl वगैरह का जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे तो। ठीक है, तो आई होप आपको इलेक्ट्रोमेटालर्जी समझ में आया होगा। तो ये तीन तरीके के मेटालर्जिकल प्रोसेस हैं। पहला हाइड्रोमेटालर्जी, दूसरा पायरोमेटालर्जी, थर्ड इलेक्ट्रोमेटालर्जी। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए, हम लोग कौन कौन सा स्टेप्स करते हैं। तो हेडिंग दीजिए कपड़ा सूखा नहीं है।
फ्रेम से बाहर चले जाइए, फ्रेम से बाहर है ना, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। या फिर एक्सट्रैक्शन में हम लोग कौन कौन सा स्टेप्स करते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या हुआ, हम लोग ओर्स को माइन से इंडस्ट्री में लाए और उसके बाद उस ओर्स का क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करवाएंगे। क्योंकि ओर्स बड़े बड़े लम्प्स में होते हैं तो उसका पहले हम लोग पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के बाद हम लोग सेकेंड स्टेप उसका कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, जिसे हम लोग ड्रेसिंग ऑफ ओर या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग कन्वर्सन इन ऑक्साइड करते हैं, अगर हम लोग पायरोमेटालर्जी कर रहे हैं तो। अगर पायरोमेटालर्जी नहीं कर रहे हैं देन इस स्टेप का जरूरत नहीं है, फिर हमें ऑक्साइड में बदलने का जरूरत नहीं है कॉन्सेंट्रेटेड ओर को। उसके बाद जब हम लोग ऑक्साइड में बदल दिए उसके बाद हम लोग उसका रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन करवाने से हमें इम्प्योर मेटल मिलता है और सबसे लास्ट स्टेज में हम लोग उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो इन सभी स्टेप्स को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे जानेंगे। तो देखिए स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटालर्जिकल प्रोसेस। क्या किए हम लोग, ओर्स को माइंस से लाए, ओर्स फ्रॉम माइंस लाए हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या किए, पहला स्टेप किए क्रशिंग और ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, जिसे हम लोग पल्वेराइजेशन भी बोलते हैं। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग से क्या रिजल्ट मिला, हमें पाउडर ओर मिल गया, पाउडर ओर। रिजल्ट की बात करें तो इसके बाद क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के बाद हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन या तो फिर इसे हम लोग ड्रेसिंग भी बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर। सेकेंड स्टेप, जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कर लेते हैं तो हमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिलता है, हम लोग बोलते हैं उसे कॉन्सेंट्रेटेड ओर। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग कन्वर्सन इन ऑक्साइड करते हैं। अच्छा, ऑक्साइड में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड ओर को सिर्फ और सिर्फ पायरोमेटालर्जी वाले केस में बदलते हैं। बात का ध्यान दीजिएगा, इस स्टेप का यूज हम लोग सिर्फ पायरोमेटालर्जी के लिए करते हैं। दिस स्टेप इज यूज्ड फॉर पायरोमेटालर्जी ओनली। हाइड्रो अगर कर रहे हैं या तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोमेटालर्जी कर रहे हैं, उस केस में हम लोग ऑक्साइड में बदलते नहीं है, ऑक्साइड में बदलने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम लोग पायरोमेटालर्जी करते हैं तो ऑक्साइड में इसलिए बदलते हैं क्योंकि ऑक्साइड का रिडक्शन आसान होता है, ठीक है, तो हम लोग ऑक्साइड में बदलते हैं। तो हमें ऑक्साइड मिल गया। इसके बाद हम लोग रिडक्शन प्रोसेस करते हैं, ऑक्साइड में बदल लिए, उसके बाद रिडक्शन प्रोसेस किए। रिडक्शन प्रोसेस किए तो Mn+ से M0 पे आ गया। और इस केस में जो हमें मेटल मिला वो इम्प्योर मेटल मिला, इसमें भी कुछ इम्प्योरिटी बची हुई रह जाती, इम्प्योर मेटल मिला। तो लास्टली हम लोग उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन। तो ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मेटालर्जिकल प्रोसेस में, जिसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। और क्रशिंग और ग्राइंडिंग को छोड़ दिया जाए तो लगभग में हर स्टेप में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। इवन जब हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं उस समय भी कुछ वोलेटाइल इम्प्योरिटी निकल जाती है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
तो सबसे पहला है हमारा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ये बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में ओर्स को माइन से लाए, उसके बाद एक बॉल मिल होता है। इस तरीके से इसमें मेटल्स के ग्रुप बने होते हैं। जिसे हम लोग बॉल मिल बोलते हैं। इसमें ओर्स को डाल दिया जाता है, ये स्पिन होते रहता है, घूमते रहता है, जिससे पाउडर बन जाता है। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग से क्या बन गया, पाउडर, पाउडर ओर। ठीक है, पाउडर ओर मिला हमें। अब इसके बाद जब हम लोग पाउडर बना लिए ओर को, इसके बाद हम लोग इसका ड्रेसिंग करते हैं या कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। देखिए कॉन्सेंट्रेशन में दूसरा स्टेप हमारा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें क्या होता है, इम्प्यूरिटी सारे इम्प्यूरिटी नहीं निकलते हैं, इम्प्यूरिटी इज रिमूव्ड। जो इजिली रिमूवल इम्प्यूरिटी रहते हैं जैसे क्ले हो गया, सिलिका हो गया, रिमूव्ड सो दैट concentration of metal increased in ore। यानी कि ऐसे इसको समझिए कि मान लीजिए पाउडर ओर लाए हम लोग, पाउडर ओर क्रशिंग ग्राइंडिंग से लाए पाउडर ओर, इसके बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन करवाए, कॉन्सेंट्रेशन करवाए, तो मान लीजिए उस पाउडर ओर में 10% मेटल था और 90% इम्प्यूरिटी था। 10% मेटल एंड 90% इम्प्यूरिटी था। जब कॉन्सेंट्रेशन करवाए तो हम इसे बोलते हैं आफ्टर दैट कॉन्सेंट्रेटेड ओर, कॉन्सेंट्रेटेड ओर। तो इस केस में अब मान लीजिए 70% मेटल ओर हो गया, मेटल ओर, और 30% ही इम्प्यूरिटी बचा। यहाँ भी मेटल तो होगा ना, मेटल ओर ही लिख लीजिए, 30% ही इम्प्यूरिटी बचा। तो हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन कर लिए हैं, अब ओर जो है हमारे पास वो कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि उसमें मेटल ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू इम्प्यूरिटी। तो इसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन मेथड और लीचिंग। ये 4 प्रोसेस होते हैं जिससे हम लोग ओर्स का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। तो लिखिए टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस। टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस में कौन कौन सा प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं? ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन को हम लोग लेविगेशन भी बोलते हैं, इसे हम लोग लेविगेशन बोल सकते हैं या तो हाइड्रोलिक वॉशिंग बोल सकते हैं। कुल मिला के हम लोग वॉश करते हैं ओर को, जिससे कि क्ले वगैरह निकल जाए तो ओर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। और ऐसा हम लोग उस केस में करते हैं जिस केस में मेटल और हैवी हो विथ रिस्पेक्ट टू इम्प्यूरिटी। ग्रेविटी सेपरेशन उसके लिए सुटेबल है जबकि मेटल ओर्स का पार्टिकल इम्प्यूरिटी से हैवी हो। दूसरा हम लोग प्रोसेस है इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। नाम से ही लग रहा है मैग्नेटिक सेपरेशन हम लोग तभी कर पाएंगे जब आइदर इम्प्यूरिटी या तो फिर मेटल ओर, दोनों में से कोई एक का मैग्नेटिक कैरेक्टर हो। इस केस में हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन का भी यूज करते हैं। थर्ड है
फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन हम लोग जनरली सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं, आगे हम लोग इस पे डिस्कशन पूरा करेंगे। और लास्ट वन है लीचिंग। लीचिंग में हम लोग केमिकल रिएजेंट का यूज करते हैं, लीचिंग। तो इसमें जो फर्स्ट 3 प्रोसेस आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट 3 प्रोसेस, ये 3 प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, फिजिकल प्रोसेस है। और इसे हम लोग केमिकल प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, केमिकल प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, केमिकल प्रोसेस लिख लीजिए, केमिकल प्रोसेस। तो इस तरीके से 4 तरीके से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला ग्रेविटी सेपरेशन, ABCD कर लें, ABC एंड D, वेयर ABC को हम लोग फिजिकल प्रोसेस करते हैं एंड D विच इज लीचिंग, जिसे हम लोग केमिकल प्रोसेस करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट प्रोसेस के बारे में जाने। कंसंट्रेशन का पहला प्रोसेस था ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। देखिए नाम से ही लग रहा है कि एक हैवियर होगा और एक लाइटर होगा। ग्रेविटी सेपरेशन हम लोग उस केस में करते हैं जिस केस में और पार्टिकल्स हैवी हो, और पार्टिकल्स हैवी हो और इम्प्यूरिटी लाइट हो, इम्प्यूरिटी लाइट हो। इस केस में हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन का यूज करते हैं। और जनरली ऑक्साइड्स और ऐसे होते हैं जो कि अपने इम्प्यूरिटी से ज्यादा हैवी होते हैं। तो इट इज सुटेबल फॉर, लिख सकते हैं, इट इज सुटेबल फॉर ऑक्साइड ओर। जैसे कि ऑक्साइड ओर में क्या हो गया, Fe2O3, इस पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्रोमाइट ओर हो गया, क्रोमाइट ओर Cr2O3 FeO, इन सभी पे हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि डेंसिटी में डिफरेंस हो, यानी कि एक भारी हो एक हल्का हो, और भारी कौन हो, और पार्टिकल्स हो। इस केस में हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन करेंगे। तो इसमें हम लोग इस तरीके का इक्विपमेंट यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके का कंटेनर होता है बना हुआ इंडस्ट्री में, नीचे से बंद करके हम लोग पाउडर ओर को इसमें डालते हैं, पाउडर ओर, और वाटर का फ्लो बना के रखते हैं, इनलेट ऑफ वाटर, इनलेट ऑफ वाटर, और इधर से आउटलेट, आउटलेट ऑफ वाटर। तो जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं ओर के, वो नीचे बॉटम में जमा हो जाते हैं, ये ओर पार्टिकल्स। और लाइटर इम्प्यूरिटी जो है वो वाटर के साथ बाहर निकल जाता है, क्ले, सिलिका और भी खरपतवार अगर हुआ तो ये सभी बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से इसके बाद इसको बाहर निकालते हैं और ड्राई कर लेते हैं। तो इसे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड ओर बोलते हैं, क्योंकि इसमें से जो भी इजिली रिमूवल
करने वाली इम्प्योरिटी थी उसको हम लोग बाहर निकाल दिए। तो अब मेटल का कॉन्सेंट्रेशन इसमें बढ़ गया है, इसलिए इसे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड ओर कहते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि एक टेबल होता है इस तरीके से इंक्लाइंड, जिसे हम लोग विल्फ्ले टेबल भी बोलते हैं, विल्फ्ले टेबल, और इसमें बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शन लगे होते हैं, और यहां पर हम लोग ओर का पाउडर डालते हैं, ओर पाउडर, पाउडर ओर, और वाटर का फ्लो बनाए रखते हैं, वाटर। अरे टेबल हमेशा वाइब्रेट होते रहता है। तो इस केस में होता क्या है, जो कि और पार्टिकल जो कि हैवी है वो बॉटम में बैठ जाते हैं, नीचे ऑब्स्ट्रक्शन से रुक भी जाते हैं, और ऊपर से जो पानी बहता है इसमें इम्प्यूरिटी प्लस वाटर इधर से बाहर लगातार निकलते रहता है। उसके बाद हम लोग बॉटम से एक्यूमुलेट कर लेते हैं ओर को, उसे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड ओर बोलते हैं। तो ये ग्रेविटी सेपरेशन है, या तो फिर इसे हम लोग लेविगेशन भी बोलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ओर इज वाश्ड आउट, इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं ओर इज washed out so that lighter impurity is removed and heavier ore particles accumulate in bottom। अगर कंटेनर है तो उसका बॉटम में, या तो विल्फ्ले टेबल है तो उसके नीचे बॉटम में जमा हो जाता है। तो इस प्रोसेस को ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस कहते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। तो सेकेंड जो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मैग्नेटिक कैरेक्टर या तो फिर इम्प्योरिटी में हो या तो फिर और पार्टिकल्स में हो। इस केस में हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करेंगे। तो हम लोग कहाँ यूज करेंगे, लिख लीजिए, आइदर मेटल ओर और इम्प्योरिटी हैव मैग्नेटिक कैरेक्टर। किसी एक का मैग्नेटिक कैरेक्टर हो तब हम लोग इस प्रोसेस को यूज करते हैं। और इसमें करते क्या है, इस तरीके से एक मैग्नेटिक बेल्ट बना हुआ होता है, मैग्नेटिक बेल्ट बना हुआ होता है इस तरीके से। इस पे हम लोग पाउडर ओर को डालते हैं, पाउडर ओर, पाउडर ओर को डालते हैं। मैग्नेटिक बेल्ट हमेशा इस तरीके से घूमते रहता है। तो जो मैग्नेटिक सबस्टांस है वो यहाँ पे गिरेगा, जबकि नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस है, चूंकि ये बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो थोड़ा दूर जाके गिरेगा। तो यहाँ पे गिरेगा मैग्नेटिक सबस्टांस, मैग्नेटिक सबस्टांस, और ये यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक वाला पार्ट गिरेगा, नॉन मैग्नेटिक वाला पार्ट, नॉन मैग्नेटिक वाला पार्ट दूर जाकर गिरेगा। देखिए इसका यूज हम लोग करते हैं, मान लीजिए कि हेमेटाइट के केस में हम लोग करते हैं। हेमेटाइट में जो मेजर इम्प्योरिटी पाई जाती है वो सिलिका की पाई जाती है, और जितने भी कार्बन फैमिली के कंपाउंड होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं। याद रखिए, कार्बन फैमिली का जो भी कंपाउंड है कार्बन फैमिली से बिलोंग्स करता है, कार्बन फैमिली से, कार्बन फैमिली के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक हैं। ठीक है, तो यहां पर SiO2,
तो इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर है, ये नॉन मैग्नेटिक है, ये नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक। या तो फिर सबसे मेजर यूज जो हम लोग करते हैं, जो आपको जानना या याद रखना जरूरी है, SnO2 एक कैसेटेराइट है, और में इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैसेटेराइट, इसको मैग्नेटाइट। ध्यान दीजिएगा, नीचे में नाम भी लिखते जाइएगा नोट्स में, कैसेटेराइट। क्या है? कैसेटेराइट। एक किस फैमिली का एलिमेंट है? एक कार्बन फैमिली का एलिमेंट है। कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, इसलिए नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है। और इसमें जो इम्प्यूरिटी पाया जाता है वो है वोल्फ्रामाइट, वोल्फ्रामाइट, जो कि मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी होता है, मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी, मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी होता है। अच्छा, वोल्फ्रामाइट का जो फॉर्मूला होता है FeWO4 और FeMnO4, ये होता है वोल्फ्रामाइट। अच्छा, MnWO4, MnWO4 ये वोल्फ्रामाइट होता है और ये मैग्नेटिक होता है। तो पाउडर ओर में जब हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करेंगे, इस केस में क्या होगा कि ये मैग्नेटिक कैरेक्टर का इम्प्यूरिटी है तो बगल में जमा होगा और SnO2 कॉन्सेंट्रेटेड और दूर जाके गिरेगा। उसी प्रकार और भी ले लें, क्रोमाइट ओर की बात कर लें हम लोग, क्रोमाइट ओर देखिए Cr2O3 FeO, ये क्रोमाइट ओर है। तो क्रोमाइट ओर में हम लोग का मेजर इम्प्यूरिटी SiO2 ही पाया जाता है। मेजर थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि दिखे, SiO2 जो कि नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है। यहाँ पे कैसे नॉन मैग्नेटिक है। तो इस तरीके से हम लोग हेमेटाइट, कैसेटेराइट, क्रोमाइट और इन सभी में हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है। थर्ड प्रोसेस है हमारा विच इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्लोटेशन मेथड। ये सुटेबल होता है सल्फाइड ओर्स के लिए, सुटेबल फॉर PbS, HgS, कॉपर पायराइट, CuFeS2, यानी कि सुटेबल फॉर सल्फाइड ओर्स। और पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, सुटेबल फॉर सल्फाइड ओर। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, ये प्रोसेस डिपेंड करता है डिफरेंशियल वेटेबिलिटी एंड एडजॉर्प्शन पे। तो सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, दिस प्रोसेस डिपेंड्स ऑन डिफरेंशियल वेटेबिलिटी एंड एडजॉर्प्शन। देखिए होता क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम लोग पाइन ऑयल का यूज करते हैं और इसमें ओर को ऑयल भिगोता है जबकि इम्प्यूरिटी को वाटर भिगोता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल वेटिंग, यानी कि ओर पार्टिकल्स को कौन वेट किया, ऑयल वेट किया, और इम्प्यूरिटी को कौन वेट किया, वाटर वेट किया, इसीलिए डिफरेंशियल वेटेबिलिटी। एडजॉर्प्शन के बारे में हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये इस प्रोसेस पे, इस मेथड पे डिपेंड है। अब हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन का पूरा डिस्कशन करते हैं। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम लोग करते क्या है, ये देखिए। एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं,
इस कंटेनर में वाटर ऐड करते हैं, वाटर, पाउडर और ऐड करते हैं, पाउडर और ऐड करते हैं, फ्रोथर ऐड करते हैं, फ्रोथर, फ्रोथ स्टेबलाइजर ऐड करते हैं, फ्रोथ स्टेबलाइजर, जैंथेट ऐड करते हैं, और इस तरीके का एक पैडल लगा हुआ होता है, जहां से हम लोग प्रेशराइज एयर ब्लो करते हैं। तो हमने इसमें पाउडर और डाला, वाटर डाला। अभी हम लोग बात करते हैं फ्रोथर क्या होता है, फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या होता है। तो फ्रोथर का काम होता है झाग को बनाना, जो झाग को बनाए, और फ्रोथर के रूप में हम लोग यूज करते हैं पाइन ऑयल या फिर कैम्फर ऑयल। और फ्रोथ स्टेबलाइजर वो होता है जो झाग को बनाए रखे, जो स्टेबलाइज करे झाग को, वो फ्रोथ स्टेबलाइजर। फ्रोथ स्टेबलाइजर में हम लोग एनिलीन यूज करते हैं, क्रिसॉल यूज करते हैं, और जैंथेट सोडियम इथाइल जैंथेट जो कि कलेक्टर होता है। इसे जैंथेट को क्या बोलते हैं, कलेक्टर, यानी कि ये एडजॉर्ब करता है ओर पार्टिकल्स को, तो ये कलेक्टर होता है। इन सभी को ऐड करने के बाद हम लोग यहां पर से प्रेशराइज एयर ब्लो करते हैं। ब्लो एयर, जब ब्लो करते हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या डाला है इसमें, ध्यान दीजिएगा, फ्रोथर डाला है। फ्रोथर क्या करता है, इट प्रोड्यूस फ्रोथ, यानी झाग बनाता है। और फ्रोथर के रूप में हम लोग यूज करते हैं पाइन ऑयल, पाइन ऑयल यूज करते हैं, या तो फिर कैम्फर ऑयल। तो क्या करता है, जब हम लोग पानी में पाइन ऑयल डाल देंगे तो वाटर का सरफेस टेंशन कम जाता है। इसका एक्चुअली में काम क्या होता है, वाटर के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना। ये क्या करता है, रिड्यूस्ड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, जिसके कारण जब हम लोग ब्लो करते हैं एयर तो बबल बनते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कम हो गया तो क्या बनेगा, बबल बनेगा। दूसरा हम लोग क्या यूज कर रहे हैं इसमें, फ्रोथ स्टेबलाइजर, फ्रोथ स्टेबलाइजर। ये क्या होता है, विच स्टेबलाइज फ्रोथ। फ्रोथ बन गया मान लीजिए, और वो स्टेबल नहीं है तो फिर कोई काम नहीं, क्योंकि फ्रोथ के साथ ही और पार्टिकल्स ऊपर आते हैं, तो फ्रोथ को स्टेबलाइज करता है। इससे हम लोग इस सेंस में भी कह सकते हैं कि एक बार सरफेस टेंशन कम कर दिया पाइन ऑयल, तो उस सरफेस टेंशन को मेंटेन रखता है फ्रोथ स्टेबलाइजर। और फ्रोथ स्टेबलाइजर के रूप में हम लोग यूज करते हैं एनिलीन, ये आपको याद रखना है, एनिलीन, क्रिस्टॉल, इसे हम लोग फ्रोथ स्टेबलाइजर के रूप में यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग डालते हैं इसमें कलेक्टर। कलेक्टर, कलेक्टर के रूप में, कलेक्टर क्या करता है, इट एडजॉर्ब और पार्टिकल्स, ये और पार्टिकल को एडजॉर्ब करता है। देखिए कलेक्टर के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं वो है सोडियम इथाइल जैंथेट। सोडियम इथाइल जैंथेट, इसका ये मोलिकुलर फॉर्मूला है S- और Na+। ये है सोडियम इथाइल जैंथेट, इसे बोलते हैं हम लोग सोडियम
इथाइल जैंथेट। और भी कलेक्टर है, सोडियम लॉरियल जैंथेट, ठीक है ना। तो देखिए इसमें प्रोसेस क्या है, आप ये देख रहे हैं कि ये पार्ट इसका पोलर है और ये पार्ट नॉन पोलर है, अल्काइल पार्ट नॉन पोलर है। तो इसको समझिएगा प्रोसेस को, C2H5O इस पार्ट को हम बना रहे हैं S माइनस, ये पोलर पार्ट है। और जितने भी सल्फाइड ओर्स होते हैं उसमें जो मेटल्स होता है उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए HGS की बात करते हैं तो HGS का भी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है, HGS का पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। तो ये वाला पार्ट नॉन पोलर है, नॉन पोलर, और ये पोलर है, फिलहाल पोलर बना हुआ है। और चूंकि इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर इसका ज्यादा है, तो क्या करेगा, ये इसमें आके ये वाला पार्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन बन जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगा, और इसके कारण ये पूरा का पूरा पार्ट नॉन पोलर हो जाता है। पोलर था उसमें चिपक गया, पूरा नॉन पोलर हो गया। अब नॉन पोलर है तब आके क्या करता है, पाइन ऑयल इसे वेट करता है, क्योंकि जब तक पोलर था जब तक पाइन ऑयल इसे के ऊपर लेयर नहीं बना पा रहा था, लेकिन जैसे ही नॉन पोलर हुआ, ऑयल भी नॉन पोलर है पाइन ऑयल, ये इसके ऊपर लेयर बना दिया, ये पाइन ऑयल का लेयर है, ये लेयर ऑफ पाइन ऑयल बोल सकते हैं हम लोग, लेयर ऑफ पाइन ऑयल, ठीक है। अब देखिए लगातार हम लोग एयर ब्लो कर रहे हैं तो बबल बन रहा है। बबल क्यों बन रहा है, क्योंकि पाइन ऑयल सरफेस टेंशन को भी कम कर रहा है, सरफेस टेंशन को कम कर रहा है। तो बबल बन रहा है इस तरीके से, ये बबल बन रहा है, ये बबल बन रहा है, और बबल के ऊपरी लेयर पे, इसे लिखिए इसको, ये बबल है, बबल के ऊपरी लेयर पे पाइन ऑयल है, क्योंकि सरफेस टेंशन को कम कर रहा है पाइन ऑयल, तो इसको ऊपरी लेयर पे एक फिल्म जैसा बना लेता है, बबल के भी ऊपरी लेयर पे पाइन ऑयल फिल्म। अब देखिए ये भी पाइन ऑयल से वेटेड है, और ये बबल के ऊपरी लेयर पे भी पाइन ऑयल है, जो बबल बन रहा है, तो ऑयल में चिपकता है, जैसे हम लोग सर में ऑयल लगाते हैं तो चिपक जाता है, ठीक है ना। तो ऑयल में चिपकता है, तो ये वाला पार्ट आके बबल में चिपक जाता है, और ये चिपक जाता है तो पूरा का पूरा ये और पार्टिकल के साथ बबल में चिपका हुआ रहता है। बबल में चिपका हुआ रहेगा तो अगर हम इसको इस तरीके से अल्काइल पार्ट को दिखाएं तो देखिए बबल है, बबल के ऊपर पाइन ऑयल है इस तरीके से, और इसमें ये अल्काइल पार्ट है, और यहाँ पे और पार्टिकल ये वाला चिपका हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से चिपका हुआ है। ये चिपक जाता है पूरा का पूरा, ये अल्काइल पार्ट बाहर रहता है। अल्काइल पार्ट क्या होता है, वाटर रिपेलेंट है, वाटर को रिपेल करता है, जिसके कारण आसानी से बबल ऊपर आता है। ये बबल आसानी से क्या होगा, ऊपर आएगा, और ये बाहर निकल जाता है। और बबल के साथ कौन आ रहा है, ओर्स आ रहे हैं, इसे हम लोग बाहर में कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद इसे ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद फर्दर प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। या तो फिर ड्राई करने में हल्का सा, या तो फिर बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर के साथ इसको पहले वॉश करते हैं ताकि जैंथेट निकल जाए, और उसमें हल्का सा HCl डाल देते हैं, क्योंकि जैंथेट जो है इसका एनायनिक पार्ट वीक एसिड का एनायनिक पार्ट है, जिसके कारण H+ के प्रेजेंस में तुरंत में इसे छोड़ देता है, और हमें और पार्टिकल्स मिल जाते हैं। उसके बाद हम उसे ड्राई कर देते हैं और फर्दर प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। ये है फ्लोटेशन मेथड। तो इसमें आप एक बात को ध्यान दीजिएगा, तो पाइन ऑयल फ्रोथर का तो काम कर ही रहा है, और साथ ही साथ ये एडजॉर्ब भी कर रहा है, एडजॉर्ब करने में भी मदद कर रहा है, इसलिए हम पाइन ऑयल को कलेक्टर भी कहते हैं। तो एक बात यहाँ नोट कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए
कि पाइन ऑयल एक्ट एज ए कलेक्टर एज वेल एज फ्रोथर, यानी कि पाइन ऑयल कलेक्टर का भी काम करता है और फ्रोथर का भी काम करता है। तो इस तरीके से आपको इसमें याद क्या रखना है कि फ्रोथर कौन कौन होता है, जनरली पाइन ऑयल और कैम्फर ऑयल। उसके बाद फ्रोथ स्टेबलाइजर में क्या यूज करते हैं, एनिलीन और क्रिसॉल। कलेक्टर में हम लोग सोडियम इथाइल जैंथेट यूज करते हैं, ठीक है। इसका अगर थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक दो बार समझने का कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है सरफेस क्योंकि इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, और ये बाहर आ गया, उसके बाद हम उसको फर्दर प्रोसेस में ड्राई करके भेज दिए धोने के बाद। तो ये है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। आई होप आपको फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड समझ में आया होगा। अच्छा, अब फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में एक ऐसा भी स्पेशल कंडीशन होता है जिसमें हम लोग डिप्रीसेंट और एक्टिवेटर का यूज करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो नेक्स्ट है हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में ही एक और चीज यूज करते हैं स्पेशल कंडीशन में, उसे हम लोग बोलते हैं डिप्रीसेंट एंड एक्टिवेटर। डिप्रीसेंट वो होता है जो कि एडजॉर्प्शन को डिक्रीज करता है, और एक्टिवेटर उसे कहते हैं जो कि एडजॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। या तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं जो फ्लोटिंग को डिक्रीज करता है उसे हम लोग डिप्रेसेंट बोलते हैं, डिप्रेस करता है यानी फ्लोटिंग को, ताकि वो एयर बबल के साथ, जो बबल बन रहा है उसके साथ फ्लोट होके बाहर ना आए ओर्स। और एक्टिवेटर फ्लोटिंग को एक्टिवेट करता है। और ये हम लोग यूज करते हैं किस कंडीशन में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हम लोग जब सेलेक्टिव फ्रोथ या सेलेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन करवाते हैं सल्फाइड का। सेलेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ कि वैसे सल्फाइड और जिसमें दो तरीके के सल्फाइड्स हैं। एक जैसे मान लीजिए पीवीएस है, एग्जांपल से समझिए, तो पीवीएस में जनरली जेडएनएस का इम्प्यूरिटी पाया जाता है। जब पीवीएस में जेडएनएस है, इस केस में हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस लगा दिए दोनों पे एक साथ, जो अभी पढ़े, तो दोनों ओर एक साथ बाहर निकल आएगा, पीवीएस भी और जेडएनएस भी। तो इस केस में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा, हम लोग उसे फर्दर प्रोसेसिंग में नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जबकि मान लीजिए पीवीएस है, उसमें इम्प्यूरिटी के रूप में जेडएनएस मौजूद है, तो ऐसे केसेस में पहले हम लोग यूज करते हैं डिप्रेसेंट का, जो कि जेडएनएस का फ्लोटेशन को रोक सके, डिप्रेस कर सके। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एज ए डिप्रेसर NaCN या तो फिर KCN। ये क्या है, डिप्रेसेंट है। ये डिप्रेसेंट क्या करता है, NaCN के साथ रिएक्ट करके जेडएनएस सॉल्युबल बना हो जाता है, जबकि पीवीएस NaCN के साथ किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करता है। पीवीएस क्या हुआ, NaCN के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया, लेकिन जेडएनएस NaCN के साथ रिएक्शन करके सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब
बच क्या गया, पीबीएस रिएक्शन ही नहीं किया तो पीबीएच तो बच ही गया, और NaCN रिएक्ट किया तो Na2ZnCN4 बना लिया, और साथ में सल्फाइड रह गया इसमें। तो अब सॉल्यूशन में जब हम लोग डिप्रेसेंट यूज कर चुके हैं तो पीबीएच एज ए सल्फाइड और है। अब हम लोग फ्लोथ फ्लोटेशन लगाएंगे तो सिर्फ पीबीएच फ्लोथ के साथ बाहर आएगा, ZnH रुक जाएगा। इस प्रकार हम लोग पीबीएच को बाहर निकाल लेते हैं। जब पीबीएच को बाहर निकाल लिए उसके बाद क्या करते हैं कि भाई हमको ZnH को निकालना है, तो इस केस में फिर हम लोग एक्टिवेटर यूज करते हैं। इस केस में फिर हम लोग एक्टिवेटर यूज करते हैं। एक्टिवेटर के तौर पे हम लोग CuSO4 को जनरली यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा CuSO4 को। तो इसमें ये रिएक्शन करके क्या करता है, Na3CuCN4 बना लेता है, और साथ में CN2 गैस बना लेता है जो निकल जाता है, और सल्फाइड और है Zn के साथ मिलके अगेन ZnH बना लेता है, और सॉल्यूशन में फिर ZnH प्रेजेंट हो जाता है। उसके बाद हम फ्लोथ फ्लोटेशन करेंगे तो फिर ZnH निकल जाएगा। तो क्या हुआ, सिलेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन किए, पहले हम लोग पीबीएच को बाहर निकाले, उसके बाद हम लोग ZnH को बाहर निकाले। इस केस में हम लोग डिप्रेसेंट और एक्टिवेटर के रूप में पहले डिप्रेसेंट के लिए क्या यूज किए, NaCN, ये याद रखिएगा, और एक्टिवेटर के लिए क्या यूज किए, CuSO4। तो डिप्रेसेंट क्या किया, फ्लोटिंग कैपेसिटी को कम किया, एडजॉर्प्शन कैपेसिटी को कम किया, और लास्टली एक्टिवेटर क्या किया, जैसे ही आया फ्लोटिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया, एडजॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से हम लोग डिप्रेसेंट और एक्टिवेटर का यूज करते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रोक रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।